बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किन किन मेथड से होती है, वो मेथड देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप जनरली बात करें ना, तो बेसिकली ग्रोथ का वर्ड जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज में इंक्रीज, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नंबर में इंक्रीज। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ये दोनों टर्म जो हैं वो सेम मतलब रखती हैं। मतलब कि बैक्टीरिया में आप कह सकते हैं लेंथ में या साइज में इंक्रीज नहीं होता। बैक्टीरिया में ग्रोथ का वर्ड यूज करेंगे या रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज करेंगे तो उनका मतलब यही होता है कि दोनों मतलब के नंबर में इंक्रीज ही मतलब है। क्लियर है कि बैक्टीरिया के नंबर में इंक्रीज जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम डिस्कस भी करते हैं पॉइंट, और फिर हम देखेंगे कि कैसे वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग का प्रोसेस होता है, दिस एंड दैट। जैसे जैसे नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करते जाऊंगी, वैसे वैसे उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहला पॉइंट है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दी कि बैक्टीरिया में एक्चुअली वो नंबर में इंक्रीज करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के नंबर में जब इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई। क्लियर है। अब उसके बाद हमने कहा कि नंबर में इंक्रीज होता है तो वो दो वे से होता है। ये बैक्टीरिया जो है वो टू वेज को इस्तेमाल करते हुए नंबर में इंक्रीज करते हैं। नंबर वन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी। और उसके रिजल्टेंट में होता क्या है, नंबर में इंक्रीज होता है। कैसे, ये डिटेल हम फिर फर्दर देखते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करते हैं। और आपको पता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व हो। और बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा ही होगा कि बाइनरी फिशन के प्रोसेस से बैक्टीरिया क्या करेगा कि एक पेरेंट सेल को ही डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स। क्लियर है। और वो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि बाइनरी फिशन, वो उसका मतलब भी यही होता है। मतलब बाइनरी मीन्स टू एंड फिशन मीन डिवीजन। मतलब कि एक सेल का दो सेल में डिवाइड करना ही एक्चुअली बाइनरी फिशन होता है, जो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और ये जो मेथड है ये बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलिए जो बाइनरी फिशन की डिटेल फर्दर भी देखते हैं। कहते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक सेल जो है वो डिवीजन कर रहा होता है, और सिंपल एक सेल डिवाइड करता है और किस में डिवाइड कर देता है, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर देता है। अब बाइंड मीन टू और फिशन मीन डिवीजन। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं कि इसमें होता क्या है, एक सेल दो में डिवाइड होता है। नेक्स्ट लिखा है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एक सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइंड फिशन। बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए ए सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और नंबर में इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या डिटेल है बाइनरी फिशन वाले प्रोसेस की। डिटेल देखेंगे कि बाइनरी फिशन के प्रोसेस में हमने कह तो दिया कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है दो सेल में, लेकिन कैसे डिवाइड करता है, क्रोमोसोम्स में क्या चेंजेस आती हैं, उनकी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं, वो डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, जो बाइनरी फिशन हो रहा होता है तो बेसिकली होता है कि जो पेरेंटल सेल है वो साइज में पहले तो इनलार्ज होता है, क्योंकि एक सेल में दो में डिवाइड होना है। तो सबसे पहले वो उस पेरेंट सेल में चेंज जो आएगा वो ये कि उसके साइज में इंक्रीज होगा। वो जो पेरेंट सेल है वो इनलार्ज होगा, साइज में बड़ा होगा। पहला ये चेंज आ गया बाइनरी फिशन में। दूसरा चेंज ये आएगा कि क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट करेगा। जाहिर है जब दो कॉपीज तैयार होंगी तभी तो वो डॉटर सेल बनेंगे, और उस डॉटर सेल में एक एक कॉपी ट्रांसफर होगी। और वो जो बनने वाली दो डॉटर सेल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेव करेंगे पेरेंट सेल से, और बिल्कुल आप कह सकते हैं वो प्रॉपर बैक्टीरिया की तरह ही परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम मौजूद होगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, अंदर की तरफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर से, एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो वो अंदर की तरफ पिंच कर देगी, जिसके रिजल्टेंट में होगा क्या कि एक सेल दो में डिवाइड कर देगा। चलिए ये तो मैंने सिर्फ आपको वर्ड्स बता के एक्सप्लेन किया। अब जब मैं आपके साथ नेक्स्ट पिक्चर शेयर करूंगी तो आई होप आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद रहेगी। ये मैंने कुछ बाइनरी फिशन की डायग्राम और उसके साथ आपको कुछ डिटेल शेयर किया। देखिए ये एक पेरेंटल सेल था, मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिवाइज करें। एक पेरेंटल सेल था, आप देख सकते हैं ये पेरेंटल सेल है, और वो उसमें क्या मौजूद है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम मौजूद है, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खैर ये छोड़ें। ये पेरेंटल सेल है जिसने सबसे पहले
साइज में इंक्रीज है, देख रहे हैं आप, उसका साइज पेरेंट सेल से बड़ा हो गया, मतलब कि पहला चेंज ये आया कि बाइंडरी फिशर में साइज इंक्रीज हुआ। देन क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ ये कि जो क्रोमोसोम है उनका नंबर डिवाइड हुआ, या क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट हुआ, या क्रोमोसोम डिवाइड हुए। ठीक है, पहले हमने कहा कि जी कॉपीज तैयार होती हैं, फिर कॉपीज ने सेपरेट होना है। अब जब वो कॉपीज जो है वो डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करेंगी तो होगा क्या कि रिजल्टेंट में उनकी जो सेंटर में, इस बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल का बैक्टीरिया था उसके जो सेंटर में जो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड पिंच करेगी, अंदर की तरफ पिंच करेगी। जब वो अंदर की तरफ पिंच करेगी तो होगा ये कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, और इन दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, और उनमें पूरे का पूरा आइडेंटिकल जो है वो जेनेटिक मेकअप मौजूद होता है। सो दिस इज द प्रोसेस जो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी बोलते हैं, बाइनरी डिफिजन। इससे क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो गया। अब यहाँ प्रोसेस रुकता नहीं है, अब ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया भी फर्दर जो है वो दो में डिवाइड करेगा। अब ये बैक्टीरिया भी जो है वो फर्दर दो में डिवाइड करेंगे, जिसके बाद क्या होगा कि एक बैक्टीरिया जो है उससे चार बैक्टीरिया बने, चार से आठ, इस तरह आठ से 16, इस तरह में ये जो है वो नंबर में इंक्रीज करते जाते हैं। यही वजह है कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनका जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो बहुत ईजी मेथड है। क्लियर हो गया? चलें जी, अब ये तो हमने देख लिया प्रोसेस। इसके बाद की जो डिटेल है वो ये है कि वो मैं आपके साथ, चलें पहले नोट शेयर कर दूँ, फिर वहाँ मैं आपके साथ डिटेल करती हूँ। अभी तो मैंने सारी वर्बल बताई, अब यहाँ भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि वैन न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब न्यूक्लियर मटेरियल आप डिवाइड करता है, डुप्लीकेट करता है, तो जो सेल वॉल है वो थिकन हो जाती है या मोटी हो जाती है, और फिर उसके बाद वो इनवर्ड जो है वो पिंच होती है। उसके रिजल्टेंट में होता ये है कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर जाता है, और यही तो होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में नंबर ही तो इंक्रीज होना होता है। उसके बाद कहते हैं कि अब एक सीक्वेंस आप कह सकते हैं कि एक देखा जाता है, टाइम इंटरवल का सीक्वेंस होता है। अब उस टाइम इंटरवल के सीक्वेंस में जितने फेजेस आएंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। टाइम इंटरवल का सीक्वेंस की बात करें तो कहते हैं कि जो न्यू डॉटर सेल्स बनती है, मतलब कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनने का जो टाइम पीरियड है उसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, उनकी डिटेल मैं नेक्स्ट भी आपको बताऊंगी। कहते हैं कि होता ये कि इस टाइम इंटरवल के बाद होता ये है कि पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं बैक्टीरिया सेल के नंबर में भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया उस डॉटर सेल का जो बैक्टीरिया है वो डिवीजन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, वो भी फिर बैक्टीरिया में ग्रो करता है, और फिर वो अपने यूनिक फीचर्स डेवलप करने के बाद बिल्कुल एज इट इज जो है वो बैक्टीरिया, जो पेरेंटल बैक्टीरिया था उस जैसा बिहेव करता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करें तो जनरेशन टाइम की। तो मैंने कहा कि जो जनरेशन टाइम है बेसिकली वो इंटरवल ऑफ टाइम है, वो टाइम इंटरवल है जिसमें होता है कि नेक्स्ट जनरेशन की कंप्लीशन होती है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन की कंप्लीशन तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब मैं आप डायग्राम की तरफ आती हूँ, वहाँ समझती हूँ। आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर ऑनवर्ड नीचे तक, मतलब कि पेरेंटल सेल से लेकर जो डॉटर सेल तक का टाइम पीरियड था, पेरेंट सेल का दो सेल में डिवाइड होने तक का जो टाइम पीरियड था, इसको हम जनरेशन टाइम पीरियड भी बोलते हैं। क्लियर है? मतलब नेक्स्ट जनरेशन में टाइम पीरियड या डिवाइड करना, या फिर उसके बाद इसमें मजीद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर उसके साथ मैं आपको इनका ग्राफ भी दिखाऊंगी। चलिए, मैंने आपको कहा कि ग्रोथ फेज होती है, इस फेज के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया जो है वो टाइम के साथ साथ डिवाइड करते हैं। अब वो फेजेस कितनी है, फोर डिस्टिंक्ट फेजेस हैं बेटा, चार फेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, या उसमें ग्रोथ हो रही होती है। सबसे पहला जो फेज है उसको लैग फेज कहते हैं, फिर लोग फेज, और फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज जो है वो ऐसा फेज है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं करता, मतलब ये ऐसा फेज है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, नो ग्रोथ। बट उसमें हो क्या रहा, क्योंकि ये फेज है, कुछ ना कुछ तो होना है। ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है, ग्रोथ से पहले बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इसमें होता ये है कि प्रेपरेशन होती है, बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है। किस लिए प्रिपेयर करता है? डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट फेज होगा वो डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया इस फेज तक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट फेज होगी उसमें डिवीजन होनी होती है। अब नेक्स्ट हम फेज देखते हैं, वो है लोग फेज। अब लोग फेज ऐसी फेज है, या आप कह सकते हैं ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बैक्टीरिया रैपिड ग्रोथ शो करते हैं, मतलब बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रोथ शो करते हैं, बहुत तेजी से, आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल रेट कहते हैं। एक्सपोनेंशियल रेट कहते हैं कि एक शिद्दत वाला रेट, मतलब एक शदीद तेजी से ये अपने आप को
ग्रोथ शो करते हैं, ये अपने आप को नंबर में इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्लियर? तो लॉग फेज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखी कि स्टेशनरी फेज, आपको लफ्ज़ स्टेशनरी समझना पड़ेगा। यहाँ स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, कांस्टेंट, मतलब कि ये ऐसी फेज है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती, या फिर आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है ना वो उतने ही नंबर में कांस्टेंट रहते हैं, कि मतलब कि बैक्टीरिया जितने ग्रो कर रहे होते हैं उसी रेट से बैक्टीरिया जो है वो डेड हो रहे होते हैं। देख लेते हैं, कहते हैं कि इन दिस फेज होता है ये कि डेथ रेट इसको हम बोलते हैं, मतलब सॉरी डेथ रेट जो है वो इक्वल होती है, आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन रेट से। यहाँ ये भी देख लें आप, मैंने नीचे मेंशन भी किया, आप इसी पॉइंट को देख लेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा जो है वो 2 लाइनें समझ आएंगी कि बेसिकली स्टेशनरी फेज में रुक जाती है चीज़, ग्रोथ नहीं हो रही होती। क्यों नहीं ग्रोथ हो रही होती? कि जिस ग्रोथ रेट से वो ग्रो कर रहे होते हैं उसी ग्रोथ रेट से वो उनकी डेथ हो रही है, तो वो कांस्टेंट सी एक हमें अमाउंट मिलती है। सो ग्राफ शो, तो ग्राफ में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन शो होती है, वो मैं नेक्स्ट आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखाऊंगी भी कि इस फेज में स्ट्रेट लाइन शो होती है। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ हमारी फेज है वो है डेथ और डिक्लाइन फेज। अब डेथ और डिक्लाइन फेज आपको नाम से पता लग रहा है, ऐसी फेज होगी जिसमें डेथ रेट ज़्यादा देखा जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो डेथ ज़्यादा होंगे। अब होता ये है कि ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? मरना शुरू हो जाते हैं। जब मरना शुरू हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा रेट से वो मरते हैं जितने ज़्यादा रेट से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, मतलब कि इनका इस फेज में डेथ रेट ज़्यादा होता है, ये आप देख सकते हैं कि डेथ रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट। क्लियर है? चलिए, ये कुछ मैंने आपके साथ फेजेस डिस्कस किए, मजीद हम नेक्स्ट जब डायग्राम आप देखेंगे या ग्राफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। वो ये कि हमने लैग फेज देखा है, याद करें लैग फेज में मैंने आपको कहा था कि ये ऐसी फेज है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखिए कोई ग्राफ ऊपर नहीं गया, यहाँ तक वो सिर्फ अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। नेक्स्ट लॉग फेज था। लॉग फेज में मैंने आपको कहा कि बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। रैपिड ग्रोथ आप देखें ग्राफ की शक्ल में, नंबर ऑफ सेल लिखा हुआ है, ये टाइम है। देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ रैपिड ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये इस फेज से जब बैक्टीरिया गुजरेगा लॉग फेज वाले में से तो वहां से क्या होगा कि रैपिड इंक्रीज देखा गया नंबर में। क्लियर है? अब लॉग फेज के बाद स्टेशनरी फेज में हमने कहा था कि कांस्टेंट हो जाती है। इस रेट में या इस फेज में होता ये है कि जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं उसी रेट से डेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट सी एक सिचुएशन देखेगी, जहां हमने कहा भी था कि ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन शो होती है, देखना स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जब डिक्लाइन आएगा, जब डेड रेट ज़्यादा होगा, बैक्टीरिया का नंबर कम होगा, तो उसमें हमने ग्राफ को नीचे की तरफ शो किया, जिसमें हमने देखा कि डेथ हो रही थी बैक्टीरिया की, या डिक्लाइन आ रहा था बैक्टीरिया में, ये डाइंग प्रोसेस देखा गया, इसको हम डेथ और डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड द जनरेशन टाइम। अब नेक्स्ट हम सेकेंड रिप्रोडक्शन की टाइप देखते हैं। पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी और फिर उसमें हमने बाइनरी फिशन देखा। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली भी अगर आपका कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके जनरेशन होने के बाद जनरेशन जो है वो सेम अपने पेरेंट्स से या उनके मिलती जुलती, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल वो लेके पैदा हो रही होती है, तो उनका जो है वो कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से मिलते होते हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें होता ये है कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि बैक्टीरिया जो है ना ये बड़े किस्म का ढीठ है, मतलब ये हर इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। हर इन्वायरमेंट में ये अपने आप ये मतलब एबिलिटी रखते हैं कि ये हर किस्म के एनवायरनमेंट से जंग लड़ के तो वहाँ जिंदा जिंदा खड़े होते हैं और वहाँ वो पंजे गाड़े होते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और वो एग्जांपल होगी एक एंटीबायोटिक की। फॉर एग्जांपल जैसे आप एम्पीसिलिन की एग्जांपल लेते हैं कि एम्पीसिलिन जो है, एम्पीसिलिन आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और एक बैक्टीरिया को अगर आप एम्पीसिलिन की एंटीबायोटिक देते हो और वो बैक्टीरिया अगर उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट अगर पैदा कर लेता है अपने बॉडी के अंदर और वो जीन बना लेता है अपने बॉडी में कि जी वो इस डिजीज से रेजिस्टेंट हो गया, तो वो क्या करेगा? अब वो इतना कोई बैक्टीरिया फ्रेंडली होता है कि बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बड़े हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया बड़े आप कह सकते हैं मिलनसार होते हैं, इनमें बड़ा भाईचारा होता है और ये बड़े मतलब दोस्ताना माहौल रखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, अगर इनको फायदा होता है ना तो इनकी कोशिश होती है कि भाई मैं उसको भी फायदा प्रोवाइड करूँ, मैं उसको भी फायदा दूँ, मैं उसको भी फायदा दूँ। तो होता ये है कि अगर वो अपने
अंदर किसी स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं जो कि किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अब कहते हैं कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, वो शेयर करते हैं। उस शेयरिंग के प्रोसेस को, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली वो डोनर बैक्टीरिया देता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया को, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम कॉन्जुगेशन भी है। चलिए जी, मैं पॉइंट आपकी आसानी के लिए रीड कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बैक्टीरिया लाइक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कोई खास पुरानी जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वैसे बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं कर रहे होते, ना ही इनमें माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। बैक्टीरिया सिंपल क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू द रेसिपिएंट, और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आप और नोट कर लें अपने नोट्स में, वो ये कि कॉन्जुगेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्जुगेशन जो है, अगर वो पूछे कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया बताएं, तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट लिखना है, और मैंने परफेक्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए, कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं। अगर आप एज इट इज भी पेपर में लिखते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ की कॉन्जुगेटेड बैक्टीरिया, अब आप समझें। चलिए उससे पहले मैं आपको चलो एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं जो मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बताया। कॉन्जुगेशन, आपको लफ्ज़ निकला होगा कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल से। आपने याद करें कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें बेसिकली दो डिफरेंट, आप कह सकते हैं, चीज़ें कंबाइन करते हैं। दो डिफरेंट चीज़ें मिलने के बाद जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिपिड मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जब ये दोनों मिलते थे तो क्या एक कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता था, उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्लियर है। तो जो कॉन्जुगेशन है ना, ये भी ऐसा है जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट जेनेटिक, आप कह सकते हैं दो डिफरेंट नेचर रखने वाले मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं। कॉन्जुगेशन में भी ऐसा ही होता है। कॉन्जुगेशन में दो डिफरेंट नेचर रखने वाले जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं पॉइंट में, वो था कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो सेक्स पिलाई का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। सेक्स पिलाई स्ट्रक्चर मैंने जब आपको स्टार्ट में इनका स्ट्रक्चर बताया था, तो सेक्स पिलाई स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पिन लाइक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं कि ये पिन किसी की, जब इन्होंने ट्रांसफर करना होता है ना, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये उस पिन को या उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, उस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को उस सेकंड बैक्टीरिया में आप इंजेक्ट करते हैं, जिसके साथ उसने भाईचारा दिखाना होता है, जिसको उसने वो स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर करने होते हैं। तो वहां से उस सेक्स पिलाई वाले स्ट्रक्चर से उन्होंने फिर जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कॉन्जुगेशन की, और वो क्या है। कॉन्जुगेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे क्या होता है कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिद्दत आ जाती है, बैक्टीरिया और मजीद हीट हो जाते हैं, मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और मजीद वो एबिलिटी रख लेते हैं कि वो सर्वाइव कर सके किसी भी इन्वायरमेंट में। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस से बेसिकली डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलने को देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अब उसको फलानी जीन के खिलाफ अगर उसने रेजिस्टेंट कर दी, तो वो पहले को देगा, पहला जो है वो दूसरे को देगा। तो एक दूसरे के साथ वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से, जिससे नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो नई नई बीमारियों से वो रेजिस्टेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि देयर अलाउज रिजल्टिंग बैक्टीरियल सर्वाइवल। हाँ, ये वही बात होगी कि इससे होता ये है कि जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं वेराइटी ऑफ कंडीशन में सर्वाइव करने की, ग्रेट वेराइटी ऑफ कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देखा, हमने सारी डिटेल डिस्कस कर दी, मैंने आपके साथ प्रॉपर जो है वो इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो okay then, if you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay then, stay connected and Allah Hafiz.